स्टूडेंट, पिछला वीडियो में हमने चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को देखा था कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा। किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा। फोर्स का डायरेक्शन के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल देखे और राइट हैंड थंब रूल का भी यूज करके हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब उसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर वेलोसिटी देंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो मोशन सर्कुलर मोशन हो रहा था। तो इस वीडियो में हम लोग उसका रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे और इस पर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी लिमिटेड एरिया के लिए है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा। ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, जिसमें आपको डेफिनेटली अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो IIT JEE में पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए हैं और NTSC IJSO में पूछे गए हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और इसमें मैं सारा कंसेप्ट डिस्कस करूँगा जितने भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखें, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को ऐसे रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को ऐसे v वेलोसिटी दिया गया है। यहाँ पर v वेलोसिटी, इधर की तरफ v वेलोसिटी दिया गया। तो यहाँ पर अगर v वेलोसिटी दिया तो इस पर अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए, हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बताया था कि ये वाला जो आपका 4 फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन देगा, मिडिल फिंगर जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को डिनोट करेगा और जो थंब होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को डिनोट करेगा। हमने बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम इनटू द बोर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड होगा ऐसे, है ना। और हमारा करंट वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो फोर्स इधर आ रहा है, ठीक है। फोर्स इधर, फोर्स हमारा किधर लग रहा है, इधर से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा रेडियस, फोर्स ऊपर की तरफ है तो रेडियस ऊपर ही होगा। हम लोग देखेंगे कि रेडियस ऊपर ही होगा। अब मान लो कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दिया अपना, थोड़ा सा फोर्स लगा तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर देगा, v इधर हो गया। अब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो वेलोसिटी थोड़ा सा इधर की तरफ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है, देखिए आप लगा के ऐसे जा रहा है। हमेशा जो देखेंगे आप लोग, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा तो ये मोशन हमने बता दिया था आपको पहले पिछला ही वीडियो में कि ये सर्कुलर मोशन करेगा। हमने पिछला वीडियो में बता दिया कि सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ भी ये ऐसा देख सकते हैं, हमेशा फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड चेंज नहीं होगा। यहाँ पर फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो स्पीड चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का वर्क डन जीरो होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के आप देखिए स्क्रीन पर तो फोर्स हमारा इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा सा इधर ds। यहाँ पर भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ds, फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। किसी भी इंस्टेंट पर देखेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले ds और उस पर फोर्स को देखेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर हो रहा है। तो वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा, जीरो। और हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखें ये तो जीरो हो गया, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकल जा रहा है हमारा, v इक्वल्स टू यू। तो इसका मतलब है स्पीड चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगा ही, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ होगा। हम लोग जानते हैं कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर होता है या ओमेगा स्क्वायर बाई आर होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पर सेंटर की तरफ फोर्स है, तो ये फोर्स जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ नहीं है, क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट हमारे टेंजेंट के डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। आप देखें इधर की तरफ फोर्स है, इधर की तरफ फोर्स है, क्या इधर की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा, नहीं है। जब इधर की तरफ कंपोनेंट ही नहीं है तो इधर का अगर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता तो स्पीड को इंक्रीज कराता, लेकिन इधर की तरफ कंपोनेंट है ही नहीं तो स्पीड इंक्रीज करेगा ही नहीं। जो भी है सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन करने में, चेंज करने में हेल्प करेगा और ये सर्कुलर मोशन करेगा, जिसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ v स्क्वायर बाई आर होगा। यहीं पर ये सारी चीज़ें लिखी, वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वर्क डन जीरो है। वर्क डन जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब यहाँ पर देखें सेंटर की तरफ हम लोग फोर्स लग रहा है, वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा,
क्यू वी भी साइन थीटा, और थीटा कितना थीटा जो होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इनटू द बोर्ड है, और वेलोसिटी हमारा इस प्लेन में है, हमारे बोर्ड के प्लेन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो थीटा का साइन 90 जीरो हो जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा क्यू वी भी साइन थीटा, हमने फार्मूला पढ़ा था, तो थीटा 1 हो, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा इक्वस टू। अब सेंटर की तरफ कितना एक्सेलरेशन है v²/r। ये फोर्स जो है हमारा सेंटर की तरफ लग रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है, चाहे वो टेंशन हो या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेंटर की तरफ है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू वी बी इक्वल्स टू एम बी, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो v²/r होता है सेंटर की तरफ, तो कितना हो जाएगा m इंटू v²/r हो जाएगा, तो r इक्वस टू एम बी बाई क्यू वी हो जाएगा। अब ये v से v कैंसिल हो गया, r इक्वस टू एम बी बाई क्यू वी, जो हमारा रेडियस हो जाएगा इसका रेडियस r हो जाएगा, ये r मैंने मान लिया है रेडियस। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल का, अगर सर्कुलर मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी देंगे तो उसमें क्या होगा कि सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन का रेडियस जो होगा वो एम वी बाई क्यू वी होगा। ठीक है, अब रेडियस, अब हम लोग ये भी सर्कुलर मोशन को हम लोग एंगल के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पर अगर एंगुलर वेलोसिटी से कंपेयर करें तो ये भी एक एंगल रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो कुछ होगा ही। तो अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है v वेलोसिटी से, तो एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा था कि v इक्वस टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा इक्वस टू क्या हो जाएगा v/r हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए r इक्वस टू एम बी बाई क्यू वी जो है, r इक्वस टू एम बी बाई क्यू वी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसको ऐसे लिख ले क्या, r इक्वस टू b डिवाइडेड बाई m को नीचे बोलते क्यू बी बाई एम। तो अगर r इक्वस टू बी बाई ओमेगा से कंपेयर करें, r इक्वस टू बी बाई ओमेगा से, तो ओमेगा क्या हो जाएगा क्यू वी बाई एम हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में भी निकाले, कोई एंगुलर वेलोसिटी पूछे कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि क्यू बी बाई एम हो जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड और मास पर डिपेंड करेगा एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं v इक्वस टू ओमेगा, ओमेगा इक्वस टू b/r हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी क्यू बी बाई एम। एक क्वेश्चन हमें बाद में सॉल्व करने में आसानी करेगा, एंगुलर वेलोसिटी के हेल्प से कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकते हैं। अब टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दो तरीके से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्पीड नोन है तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी नोन है तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक पार्टिकल आप स्क्रीन पर देखें, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है v है, रेडियस r मान ले रहा हूँ, तो इसको एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। तो यहाँ से पार्टिकल ऐसे गया और यहाँ तक आने में इसको मान ले रहा हूँ कैपिटल T टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 2πr और बाई v। तो यहाँ पर 2πr बाई v करेंगे तो यहाँ v का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2πmb बाई क्यू बी, r का वैल्यू पुट कर दिया, v से बेसिक कैंसिल हो गया 2πm बाई क्यू बी। एक दूसरा तरीका है, एंगुलर वेलोसिटी अगर नोन होता है तो टाइम पीरियड हम लोग क्या लिखते हैं थीटा डिवाइड बाई टी, ओमेगा इक्वस टू थीटा डिवाइड बाई, तो टी इक्वस टू हो जाएगा थीटा बाई ओमेगा। तो यहाँ पर देखें टी निकालना है तो थीटा कितना कवर करेगा वन टाइम पीरियड में 2π, और ओमेगा हमको पता है क्यू बी बाई एम होता है, अभी देखा हमने यहाँ पर क्यू बी बाई एम होता है। तो यहाँ पर 2π बाई ओमेगा इक्वस टू 2π डिवाइड बाई क्यू बी बाई एम, एम ऊपर चला गया 2πm। तो दोनों ही तरीका से हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, दोनों ही सेम फार्मूला आएगा 2πm बाई क्यू बी। तो इस पर बेस्ड पिछले साल NTSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ा देने पर किसी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे तो रेडियस और टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूँ, मान रहा हूँ b प्लस डेल्टा b कर दिया, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दिया, ये वैल्यू बढ़ गया, यहाँ पर भी d डेल्टा b कर दिया, इतना वैल्यू बढ़ गया। तो ये देखिए अगर ये वैल्यू बढ़ गया तो टोटल वैल्यू रेडियस का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा r का वैल्यू घट जाएगा।
यहाँ पर भी टाइम बेस इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड घट जाएगा। तो ऑप्शन में वो 4 ऑप्शन क्रिएट कर दिया था, उसमें हमें ऑप्शन चूज करना था कि क्या होगा आंसर। तो आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से टाइम पीरियड और रेडियस दोनों ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसको कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। मैंने बताया था कि अब देखिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल दिया है, उसका मास दिया है 1 mg एंड हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड B। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है वेक्टर फॉर्म में और वेलोसिटी दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, हमें फाइंड करना था कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स का वैल्यू Q इंटू वी क्रॉस बी, फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब Q का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, Q का वैल्यू 1 mg है, मिलीग्राम है, तो ये केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 1000। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻�6। अब V का वैल्यू पुट करेंगे, V का वैल्यू कितना है 2I प्लस J कैप माइनस K कैप क्रॉस कितना हो जाएगा 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा, हमारा फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा देंगे, हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्रॉस हम लोग जानते हैं कि आई के आई के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री 0 एंगल होता है क्रॉस में साइन। तो आई से आई के साथ करेंगे, फिर आई का जे के साथ करेंगे, आई को के के साथ करेंगे। तो एक और तरीका आप लोग को मैंने ऐसे भी कर सकते हैं, आई जे के कर देते हैं और इसका कोफिशिएंट कितना है 2 1 -1 2 3 1। अब इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बी क्रॉस बी निकाल सकते हैं, बी क्रॉस बी निकाल लेंगे, इससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हमसे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है तो एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर फॉर्म में आएगा, एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर फॉर्म में आएगा, उससे हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बता चुका हूँ पहले ही, अभी नहीं बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, क्या बोला है कि एक पार्टिकल है, देखिए स्क्रीन पर 3 पार्टिकल है H प्लस He प्लस O2 प्लस हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी पास थ्रू ए थिन रीजन इन विच देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मास ऑफ H प्लस दिया गया है, सारे का मास 4 mu। अब हमें मास दिया तो बोला है कि कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्ट वो ज़्यादा होगा जिसका क्या होगा, रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ही निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी हमको दिया गया है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक कांस्टेंट है के मान ले रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को के मान लिया। अब हमें रेडियस, हमको फार्मूला पता है कितना होता है, mb/qb होता है, ये हमें पता है रेडियस का वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करें, हम लोग v का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में v कितना हो जाएगा 2km का रूट, ये हो जाएगा। अब इसमें रेडियस में पुट कर देते हैं, इसमें रेडियस का वैल्यू में हम लोग v का पहले पुट कर दें mb/√2mk डिवाइडेड बाई qb। अब m को अंदर भेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर हमने मिस्टेक हो गया एक, यहाँ पर देखें हमने फार्मूला में मिस्टेक कर दिया है। v का वैल्यू जो होगा वो 2k/m होगा का रूट, √2k/m होगा। तो यहाँ पर r का वैल्यू अगर पुट कर दे v का वैल्यू तो m इंटू √2k/m हो जाएगा, है ना, बाई qb। अब m को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √2mk/qb। अब यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है और चार्ज वेरिएबल है, और सारा तो कांस्टेंट है। Q जो हमारा K है वो भी कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है, Q और B कांस्टेंट है,
सॉरी क्या, के और बी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक। तो हमारा रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट एम बाई क्यू के, अंडर रूट एम बाई क्यू के। तो अब हम रेडियस जिसका कम होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। आप ऐसे देखें, जिसका रेडियस अगर एक पार्टिकल ले ले तो इसका रेडियस कम है तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। इसका रेडियस सेम वेलोसिटी है लेकिन रेडियस इसका ज़्यादा है, उसका रेडियस और ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, रेडियस इसका ज़्यादा है ना। तो अब निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से रेशियो R1:R2:R3, तीनों का रेडियस निकालते हैं। पहला हमारा हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 का रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई चार्ज है 1, उस पर चार्ज 1 है। हीलियम का H2, हीलियम का मास कितना होता है? हीलियम का मास दिया है हमारा 4 AMU, तो इसका रूट निकालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। फिर H2 निकालेंगे, अब उसमें हमारा क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रूट निकालेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई मास कितना है इसका, चार्ज कितना है 2+। तो अगर रेशियो निकाले तो 1:2:2 हो जाएगा। तो देखिए सबसे कम जो रेडियस है वो किसका होगा? सबसे कम रेडियस जो है वो है हमारा He+ का, तो यही सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो मासेज ऑफ इतना हमसे क्या पूछा है? द मैग्नेटिक फील्ड द परपेंडिकुलर मासेज इतना इतने इतने म्यू काइनेटिक रीजन। तो ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, और ये जो है इक्वली डिफ्लेक्ट होगा दोनों, He+ और O2+, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखें हमसे पूछा गया है कि बताए कि अल्फ़ा पार्टिकल का कौन सा डायरेक्शन होगा। अल्फ़ा पार्टिकल का डायरेक्शन बताए कि क्या होगा। तो हम देखें तो हमको सेम कंसेप्ट लगाएंगे। हमको क्या क्या दिया है? मैग्नेटिक फील्ड दिया है, देख सकते हैं इनसाइड इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिया गया है, क्रॉस ऐसे ये सब मैग्नेटिक यूनिफॉर्म है। इक्वल वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल दिया है। फील्ड है डायरेक्टेड अलोंग द इनवर्ड ऑफ द प्लेन विच ऑफ द दिस ट्रैक फॉलो बाई अल्फ़ा पार्टिकल। अब आपको बताना कि अल्फ़ा पार्टिकल कौन सा होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी सेम है तो R =mv/qv, जिसका रेडियस कम होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो mv/qv, तो यहाँ पर मास जो है अलग अलग है, v और q को तो हमें हमारा यहाँ पर v और q, b जो है कांस्टेंट है तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m/q के। तो जिसका m/q का रेशियो कम होगा वो डिफ्लेक्ट ज़्यादा होगा। तो हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और चार्ज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट तो इसमें डिफ्लेक्शन d का हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो प्रोटॉन का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन पर मास होता है 1 AMU मान के चलता हूँ, तो इसके मास का रेशियो 1 मान लेता हूँ, चार्ज भी 1 है, ठीक है। यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मान ले रहा हूँ H2। फिर हमारा क्या है? न्यूट्रॉन है तो वो तो डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, न्यूट्रॉन है तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन का, N जो होगा न्यूट्रॉन का हो जाएगा। अब डिफ्लेक्ट हमें बचा अल्फ़ा पार्टिकल और हमारा प्रोटॉन बचा। अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना होता है 4 और चार्ज होता है 2, तो ये 2 हो गया, इसका ये तो 2 आ रहा है तो इसका रेशियो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसके बाद जो रेडियस सबसे कम है इसका है प्रोटॉन का, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन। तो बचा अल्फ़ा का किसका? V हो जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल का V हो जाएगा। तो हमें m/q रेशियो से हमें तीनों को डिसाइड करना है, जिसका m/q रेशियो सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर हमें एंगुलर वेलोसिटी वाला कंसेप्ट हमें ज़्यादा काम करता है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन दिया है, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी v दे दिया, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी अगर v दे दिया तो ये पार्टिकल ऐसे घूम के जाएगा, सर्कुलर मोशन करना चाहेगा। लेकिन अगर ये रेडियस से ज़्यादा होता है ये रीजन, तो यहाँ से तो घूम के ऐसे वापस आ जाता, ऐसे घूम के वापस आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये गया यहाँ पर, अब इधर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो कौन फोर्स लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड रहता तब तो फोर्स लगता, तब यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ फोर्स कोई नहीं लग रहा है तो ये सीधे ऐसे निकल जाएगा। तो हमसे पूछा जाता है कि ये डिफ्लेक्ट कितना होगा, ये हमें इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि ये कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये थीटा एंगल बताइए कितना डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये वाला थीटा है तो ये वाला 90 है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा। तो
तो ये वाला एंगल निकाल ले तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें दिया रहेगा ये वाला डिस्टेंस d है और ये वाला रेडियस होगा, देखें ये रेडियस ही होगा, रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, MB/QB हमें गिवन रहेगा, MB/QB। तो थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, डी परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस, MB/QB, QB ऊपर चला जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स QBD डिवाइडेड बाई MB। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन कितना होगा चार्ज पार्टिकल में। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें लिखी गई है, आप लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं, बशर्ते कि d कम होना चाहिए रेडियस से। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो वो टर्न होकर फिर से वापस आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट किया, रेडियस जो है यहाँ d का वैल्यू जो है MB/QB के इक्वल है, लेकिन थोड़ा सा कम है। अगर यहाँ पर जैसे ये पार्टिकल जाएगा ऐसे, अब एक मिनट, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे गया, अब यहाँ पर गया तो मैग्नेटिक फील्ड अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता, रीजन ज़्यादा होता तो घूम के आ जाता, लेकिन अब है ही नहीं तो ऐसे निकल जाएगा। तो हमसे पूछना है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये थीटा ले लेता हूँ, अभी पता नहीं है कि हमें कितना डिफ्लेक्ट होगा, 90 डिग्री मैंने बना ही दिया था, थीटा मान ले रहा हूँ, एक मिनट, यार यहाँ पर कर दिया। तो ये वाला मान लो रेडियस यहाँ पर इधर ही रेडियस होगा, क्योंकि फोर्स निकालेंगे फ्लेम इलेक्ट्रिक से तो यहीं आएगा, मान ले रहा हूँ वेलोसिटी है। तो ये कितना है, MB/QB के इक्वल, रेडियस के इक्वल होगा, MB/QB रेडियस के इक्वल होगा। और ये वाला डिस्टेंस जो है वो दिया गया है हमें d MB/QB के इक्वल, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, थोड़ा सा कम है, बिल्कुल नेगलिजिबल, 0.0001 डिस्टेंस कम है, तो बिल्कुल मान सकते हैं हम लोग दोनों को सेम। तो अगर ये थीटा एंगल निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स, दोनों का रेडियस MB/QB 1 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2, तो आंसर हो जाएगा π/2। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी इक्वल रहता तो घूम के आ जाता, लेकिन थोड़ा सा कम है तो क्या हो जाएगा, फिर से वो वहीं से निकल जाएगा। अब यहाँ पर है हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना होगा डिफ्लेक्शन इसका। पहले उसको पॉज करके कर ले, उसके बाद आप आंसर वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि कितना आंसर होगा इसका। यहाँ पर देखिए ऐसे पार्टिकल आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे इंटर करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा और ऐसे निकल जाएगा, एक मिनट, ये टेंजेंस ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि ऊपर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो इसका सेंटर कहीं इधर कहीं होगा, सेंटर होगा यहाँ से MB/QB, इधर रेडियस होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये वाला इस पर परपेंडिकुलर है, फिर ये भी ऐसे परपेंडिकुलर होगा इस पर वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है और हमसे डेविएशन होगा, तो ये वाला एंगल ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ले जाएंगे तो ये वाला जितना डेविएशन होगा निकाल सकते हैं। R का वैल्यू MB/QB होगा, हमें ये वाला थीटा का वैल्यू बताना है कि कितना होगा, है ना। ये थीटा का वैल्यू हमें बताना है कि सॉरी इसमें बोला है कि डिटरमाइन लेंथ ऑफ द पाथ ड्यूरिंग द टाइम इनसाइड द रीजन, लेंथ ऑफ पाथ ज्ञात करना है हमें। तो अगर हमें थीटा नोन हो जाए तो R इंटू थीटा हो जाएगा, ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं, डेविएशन एंगल ये थीटा नोन हो जाए कितना हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं पाथ कितना होगा, ठीक है। तो ये आप लोग करेंगे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में देंगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखें तो डेविएशन एंगल अगर आप लोग निकालेंगे तो ये एक्चुअली में ये थीटा दिया गया है, ये वाला थीटा दिया है, सॉरी यहाँ पर आपको ये थीटा दिया गया ऑलरेडी क्वेश्चन में, ये थीटा दिया गया है, ये वाला एंगल थीटा है, ऐसे वेलोसिटी है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सिमेट्री से देखें तो 90 माइनस थीटा, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा MB/QB हो जाएगा। तो इसका हमें लेंथ कैलकुलेट करना है, तो लेंथ इक्वल्स टू R इंटू थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस यानी π-2 थीटा, ये वाला वैल्यू π-2 थीटा हो जाएगा, तो R इंटू थीटा MB/QB इंटू π-2 थीटा। तो ऑप्शन
ए करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। जब मैंने बता दिया था पिछला ही वीडियो में बता दिया था कि अगर वेलोसिटी को किसी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो हेलिकल पाथ करेगा। कैसा, मैंने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे, यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, या पिछला वीडियो आप लोग जाकर देखें तो बेटर है। यहाँ पर अगर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें हम लोग, एंगल कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आएगा। यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक v पैरेलल यानी v cos थीटा, एक परपेंडिकुलर होगा v sin थीटा, एक होगा v sin थीटा। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन कराने के लिए, और जो क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी देंगे तो उस पर फोर्स जीरो आएगा, तो v cos थीटा की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा चार्ज पार्टिकल पर। जो भी फोर्स लगेगा, फोर्स आएगा चार्ज पार्टिकल पर, वो v sin थीटा की वजह से आएगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो इसी की वजह से तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन कराएगा, सर्कुलर मोशन तो हमारा यही कराएगा v परपेंडिकुलर, जो v परपेंडिकुलर है वही सर्कुलर मोशन कराएगा v sin थीटा के जो इक्वल है। तो हमारा अगर फोर्स हमसे पूछा जाए कि कितना होगा, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू वी बी है ना, इंटू साइन थीटा हम लोग कर रहे थे, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्यू वी और बी साइन थीटा को हम लोग वी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं इंटू बी। तो फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वजह से ही आएगा, वही कंपोनेंट रिस्पॉन्स। लेकिन ये वाला एक कंपोनेंट जो बच गया v cos थीटा, ये तो इसको ड्रिफ्ट कराएगा राइट साइड में, ये तो चाहेगा सर्कुलर मोशन कराना। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इस पर चार्ज पार्टिकल क्या चाह रहा है, सर्कुलर मोशन कराना। लेकिन ये वाला जो पैरेलल कंपोनेंट है इसको तो इधर की तरफ ड्रिफ्ट कराता जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो ये वेलोसिटी ना चेंज नहीं करेगा, इधर की तरफ v cos पैरेलल जो है वो सेम रहेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता जाएगा, ऐसे मूव करता जाएगा, ऐसे मूव करता जाएगा। अब ये वाला जो वन टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा उतना देर में ये डिस्टेंस इतना कवर कर ले जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कवर कर जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वन टाइम पीरियड में, टी टाइम में। और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना है हमारा v cos थीटा यानी v पैरेलल, तो उतना देर में हमसे ये पूछा जाता है, इसको पिच बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पिच, PITCH। वन टाइम पीरियड में जितना ड्रिफ्ट हुआ उसको पिच बोलेंगे। तो यहाँ पर पिच का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वन सर्कुलर मोशन करने में जितना टाइम लगा उतना ही देर में इधर हॉरिजॉन्टल टाइम में उतना डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो टाइम पीरियड हमको पता है कि टाइम पीरियड 2πm/क्यूब होता है, 2πm/क्यूब होता है। तो हमें पिच निकालना, और v पैरेलल नोन है, एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना वेलोसिटी है v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पिच निकल जाएगा। तो ये पिच भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, पिच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिच हमसे पूछा जाए, कभी कभी ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिया हुआ है, सब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इतना, देन फाइंड द स्पीड विल चेंज, डायरेक्शन विल चेंज, बोथ चेंज। तो हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, दोनों के इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी जो है आई और जे कैप के डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो अब इसी बात है, स्पीड डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही, स्पीड चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ, आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2i कैप, अगर आप v क्रॉस b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू k कैप, क्रॉस k कैप करेंगे, 4k कैप। अब इससे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो अब इसके साथ इसको क्रॉस करेंगे, i को j के साथ, तो कितना हो जाएगा, i को k के साथ, i को k के साथ, तो माइनस ये हो जाएगा j कैप, है ना, माइनस j कैप हो जाएगा। और फिर इसको k से j को k के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस अच्छा कितना हो जाएगा, -8j कैप, और ये हो जाएगा 12 आज j क्रॉस k है तो j एक मिनट, ij है ना, तो i को j के साथ किया जाए, j को k से तो i कैप हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग निकाल लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा। वो आप मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है इसमें इसीलिए। अब यहाँ पर आपको बोला है कि प्रोटॉन विथ वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड इंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला एट एंगल 16, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बी परपेंडिकुलर ही रिस्पॉन्सिबल है। तो बी परपेंडिकुलर अगर हमसे पूछा है कि रेडियस निकालने रेडियस के लिए वी परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबल है, तो वी कॉस थीटा हो जाएगा। वी कॉस थीटा आपको वी का वैल्यू दिया है 4 × 10⁵ और कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ, तो ये जाएगा 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा रेडियस एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी होता है ना, बी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। तो एम का वैल्यू हमें नोन है, एम का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻27 kg और वी का वैल्यू हमें 2 × 10⁵ और मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है गया है 0.3 टेस्ला इंटू क्या बचा? चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज जानते हैं हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। अब इसे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा। रेडियस का वैल्यू आप निकाल सकते हो, वो मीटर में आएगा। हमारा आंसर मीटर में आएगा, हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल को। अगर मैग्नेटिक फील्ड में हमने तो कैलकुलेट कर लिया कि चार्ज पार्टिकल फोर्स। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसने देखा गया कि करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। करंट कैरिंग वायर को, जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया। तो देखा गया कि उस रॉड मैग्नेटिक वायर में जो वायर था करंट कैरिंग वायर, उस पर फोर्स लग रहा था, वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, अपना पोजीशन चेंज कर रहा था। तो बिना फोर्स के उसका पोजीशन तो चेंज नहीं हो सकता वहाँ से, क्योंकि रेस्ट पर रखा गया था। तो ये देखें, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पर देखें एक मैग्नेट को रखा गया, ऐसे मैग्नेट को रखा गया। अब यहाँ पर करंट कैरिंग बैटरी लगा हुआ है, इसे रियोस्टेट रखा है जो करंट को वेरी करा सकता है, करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। इससे हमने क्या किया, इस करंट कैरिंग रॉड जो है इसे कनेक्ट कर दिया। अब इसको हैंग कर दिया इसके स्टैंड की हेल्प से। अब यहाँ पर देखिए करंट जब जाएगा, करंट ऐसे जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है? इधर से इधर की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। हम लोग जानते हैं बायर मैग्नेट का, मैंने बताया था कि हॉर्सशू मैग्नेट जो है इस तरह से होगा, इसका पोल अगर इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी ऐसे। मैंने बताया था आप लोग को, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से भी आएगी। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें चार्ज पार्टिकल में रखा गया तो डिफ्लेक्शन होगा। फिर करंट के डायरेक्शन को चेंज किया गया, करंट के डायरेक्शन को चेंज किया गया तो देखा गया कि फिर से डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, फोर्स अब दूसरे डायरेक्शन में। रॉड जो है पहले ऐसे था, ऐसे हैंग था, ठीक है, ऐसे हैंग था यहाँ पर, अब पहले ऐसे तक, जैसे ही करंट फ्लो किया ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। फिर करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, फिर से डिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें इस पर करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लग रहा है, इसलिए डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये डिफ्लेक्शन हो भी क्यों नहीं, डिफ्लेक्शन हो भी क्यों नहीं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर फोर्स तो लगेगा, फोर्स तो लगेगा। तो हम लोग कन्वेंशनली क्या मानते हैं, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हमारे कंडक्टर के अंदर, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसमें, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा तो वही सारे इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वही फोर्स का वैल्यू हमें करंट कैरिंग वायर पर निकल जाता है कि कितना वैल्यू आएगा। तो मैं इसका डेरिवेशन भी बता देता हूँ कि कैसे इस पर फोर्स लगता है। तो हम लोगों ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो कन्वेंशनली ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करता है, ऐसे मान सकते हैं कन्वेंशनली। इससे हमें आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कन्वेंशनली मान सकते हैं। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मान के भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रख देता हूँ। अच्छा, फोर्स पहले यहाँ पर देखें, अब फोर्स का डायरेक्शन भी हम लोग निकालेंगे,
फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तो पहले मैग्नीट्यूड बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कैसे उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। चार्ज कैरिंग पर फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर रिवर्स क्यों हो रहा था, ये देख लेते हैं हम लोग। फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड की हेल्प से भी बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मान ले रहा हूँ अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसे देखें अंदर की तरफ। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर एक करंट एलिमेंट ले लेता हूँ, छोटा सा वायर ले लिया जिसका अब करंट ऐसे इंटर कर रहा है, इधर से करंट आई जा रहा है, ऐसे निकल रहा है। अब इसका लेंथ मान ले रहा हूँ कि डीएल लेंथ है, इसका लेंथ डीएल है, यहाँ से यहाँ तक डीएल लेंथ है। करंट आई जा रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका, इस करंट कैरिंग वायर का, ये है एरिया, और एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर एन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है एन, है ना। तो हमें क्वेश्चन में जब ड्रिफ्ट हमने करंट डेरिवेशन किया था तो उसमें मैं ये सारे टर्म बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कितने इलेक्ट्रॉन है उस कंडक्टर में, उस पर भी डिपेंड। तो अब देखते हैं कि इस पर फोर्स कैसे लगेगा। अब इसमें कौन फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनली प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, एक्चुअल में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, मान सकते हैं कन्वेंशनली। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है लेकिन मान सकते हैं, उससे हमें आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मान लो कि इधर की तरफ मुड़ रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर ई प्लस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स निकालूँ तो इस पर हो जाएगा ई इंटू क्यू इंटू बी बी, क्यू इंटू सॉरी क्यू तो ई है, क्यू हम लोग जानते हैं क्यू इंटू वी बी होता है ना साइन थीटा, तो क्यू वी बी इंटू थीटा। अगर यहाँ पर 90 डिग्री पर मैंने लिया है, अगर किसी एंगल पर रखा होता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे अगर हमने करंट फ्लो कर रहा है तो ये तो 90 डिग्री एंगल होता। अगर थीटा एंगल पर होता तो यहाँ साइन थीटा भी यूज करते हम लोग, यहाँ पर साइन थीटा यूज कर लेते अगर थीटा एंगल होता। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन मैं डेरिवेशन के लिए थीटा मान के चल रहा हूँ, सिचुएशन के लिए थीटा एंगल पर। तो आप मान के चलें तो यहाँ पर अगर इस पूरे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगे, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स हो गया, फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमें पूरे इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स पूछा जाए कितना होगा, पूरे इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स निकालना है तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मान ले रहा हूँ। तो एन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, इंटू लेंथ कितना है डी एल, छोटा सा करंट एलिमेंट है। तो इतना हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पर फोर्स निकालते हैं, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू एन इंटू सॉरी टोटल फोर्स हो जाएगा ए इंटू डी एल इंटू ई वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अरेंज करें, एन ई ए, अब वी क्या था, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है तो वी डी यहाँ पर लिख ले रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो एन ये वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बचा क्या हमारा एन ए वी डी, बचा हमारा डी एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, यही बचा इधर की तरफ। अब इसको आई एन ए वी डी को हम लोग क्या पढ़ा था आई, तो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आई डी एल बी इंटू साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे मैग्नेटिक इस पर फोर्स को लिखे तो वेक्टर फॉर्म में आई डी एल क्रॉस बी, क्योंकि डी एल क्रॉस बी करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं, तो हम लोग लेंथ को ही हम लोग जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन को हम लोग छोटे से एलिमेंट को हम लोग वेक्टर फॉर्म मान सकते हैं। ठीक है, डी एल क्रॉस बी फोर्स का फार्मूला, किसी करंट कैरिंग वायर पर हमारा फोर्स का फार्मूला आ गया आई डी एल क्रॉस बी। अब यहाँ पर देखें तो फोर्स जो है
हमारा इधर की तरफ लग रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है, यानी मेरे तरफ है। इसमें अगर वीडियो में देखें तो सॉरी स्क्रीन पर देखें तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हम देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ऐसा हम लोग वेलोसिटी लेते थे मिडिल फिंगर को, तो यहाँ पर करंट रखना है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, उसी डायरेक्शन में हम लोग करंट मान सकते हैं, है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है उसके लिए हम लोग करंट के डायरेक्शन में हम लोग अब जो हमारा मिडिल फिंगर है उसको करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे हम लोग रख रहे थे। तो थंब हमारा फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। जैसे हम लोग चार्ज पार्टिकल पर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर, उसी डायरेक्शन में हम लोग करंट भी मान सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम करंट मान सकते हैं। और वही कंसेप्ट यहाँ भी लगा सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी होगा उस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर होगा, उस डायरेक्शन में करंट को रखेंगे, और हमारा फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में, और थंब जो होगा हमारा फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर देखें हमारे तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैं इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रखूँगा, और करंट ऊपर की तरफ है। तो फोर्स किधर आ रहा है आप देखें तो राइट वर्ड आ रहा है। तो आप इधर की तरफ अपने फोर फिंगर को रखें और ऊपर की तरफ करंट को रखें, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ रहा है, तो देखेंगे कि ये राइट वर्ड फोर्स लग रहा है। तो देखिए ये रॉड किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, राइट वर्ड डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो फोर्स राइट वर्ड लग रहा है इस पर। यहाँ भी स्क्रीन पर से देख सकते हैं ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो मिडिल फिंगर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। हमारा करंट का डायरेक्शन जो है वो मिडिल फिंगर की तरफ है, और थंब जो है हमारा फोर्स का डायरेक्शन बता है। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्शन टेस्टिंग भी कर लूँगा कुछ देर में। तो हम लोग फोर्स का देख सकते हैं, अगर थीटा एंगल पर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मान ले रहा हूँ यहाँ थीटा एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना तो कितना हो जाएगा, ILB साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन टेस्टिंग हम लोग डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए तो फोर्स हमारा करंट के डायरेक्शन आप लोग खुद ट्राई करें, इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। हमारा करंट का मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, और करंट ऐसे है, तो फोर्स किधर आ रहा है, लेफ्ट वर्ड। तो फोर्स हमारा लेफ्ट वर्ड आ जाएगा इस पर। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान दें, आप ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखें तो करंट किधर जा रहा है, राइट वर्ड ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो ऐसे करेंगे तो अपवर्ड जाएगा। तो आप खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आप खुद ट्राई करें इसको तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसमें देखें तो करंट किधर आ रहा है, मेरे इधर की तरफ आ रहा है, नीचे है मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स किधर जा रहा है, राइट वर्ड जा रहा है, ऐसे राइट वर्ड जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें इसमें आउट ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ है, ऐसे है, और करंट किधर की तरफ है, इस तरह की तरफ, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इधर की तरफ। तो फोर्स किधर जा रहा है, अप जा रहा है। देखें हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक कंसेप्ट और बता दूं, तो हम लोगों ने जो फोर्स कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं वो कंसेप्ट बताऊंगा। एक छोटा सा कंसेप्ट लगा लेते हैं। अब देखें इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर दिया है हमारे क्वेश्चन में AB लेंथ जो है L के इक्वल है और BC भी L के इक्वल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। तो अब फोर्स हमसे पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना है, इस पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है हमसे। तो अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो इस पर फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट वर्ड, और लेंथ कितना ILB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ILB साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ऐसे लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड रूल पीछे की तरफ आ रहा है, ऐसे रखेंगे बिल्कुल। इस पर फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, और फोर्स का वैल्यू ILB होगा। तो हमसे पूछा नेट फोर्स कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमसे नेट फोर्स निकल जाएगा। कितना हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, एक फोर्स इधर लग रहा है ILB के इक्वल फोर्स F, और एक फोर्स ऊपर परपेंडिकुलर लगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो ये भी F इक्वल्स टू ILB होगा। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2F यानी √2 ILB,
ILB हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा। वेक्टोरियली ऐड करेंगे, आपको ये पता ही है वेक्टर एडिशन। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर तो हमने छोटा सा एलिमेंट की वजह से करंट निकाला, अब किसी भी रैंडम शेप का हो, अगर रैंडम शेप का है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए वेक्टर, अब यहाँ पर हम लोग तो को पता है कि DL, छोटे से एलिमेंट के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे IDL क्रॉस B, ये फार्मूला हमने पढ़ा छोटे से करंट एलिमेंट। अब यहाँ पर करंट जो है आर्बिट्री शेप का है, किसी भी शेप का रैंडम है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस पर छोटे से, हर एक छोटे से चार्ज पार्टिकल पर निकाल, इस DL वेक्टर के वजह से, इस DL वेक्टर के वजह से, फिर इस DL वेक्टर के वजह से, इस DL वेक्टर के वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे सब छोटे छोटे एलिमेंट के, इधर की तरफ लगाएंगे, इधर की तरफ होगा, इधर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट के वजह से ऐसे हम लोग फोर्स निकालेंगे। DF फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ऐसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब जब सारे फोर्स को ऐड करेंगे, इस फोर्स को कंपोनेंट ब्रेक कर करके ऐड करें, तो ऐड करना थोड़ा मुश्किल है ना। तो इसको क्या करते हैं, ये देखिए, अगर आप देखें छोटे छोटे DL वेक्टर को ऐड करते जाएं, यहाँ पर अगर आप देखें इस DL वेक्टर को उसके हेड टेल पर रखा, इस DL वेक्टर को हेड टेल पर रखा, उसके DL वेक्टर, तो अब इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग DF इक्वस टू छोटा सा फोर्स इक्वस टू ILB साइन थीटा, क्योंकि 90 डिग्री पर है तो यहाँ मान ले रहा हूँ कि साइन थीटा हो जाएगा। IB साइन थीटा है तो इंटू DL का इंटीग्रेशन, कर, तो DL का इंटीग्रेशन, अब छोटे छोटे वेक्टर का समेसन, इंटीग्रेशन क्या देता है, समेसन। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे वेक्टर का DL का उसके हेड पर टक्कर, DL को हेड पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके हेड को टेल से ज्वाइन कर देंगे, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, A से B, ये वाला वेक्टर हमारा LAB बन जाएगा। लेंथ वेक्टर इसको बोलते हैं। जैसे हम लोग वेक्टर ऐड करते हैं, कोई भी वेक्टर को ऐड करना होता है, मान लो कि वेक्टर ABCD को ऐड करना, ऐसे उसके हेड को इसको टेल पर रखते हैं, ऐसे ऐड करते करते ऐसे करते हैं, बहुत सारे वेक्टर पॉलीगन बना देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते, तो ये हमारा सबका सम हो जाता है। ये मान ले रहा हूँ वेक्टर A है, B है, C है, D है, E है, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है, हेड को टेल पर। तो इसी तरह से इस छोटे छोटे एलिमेंट को DL वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा। तो ये जो सारे फोर्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो सारे फोर्स दिख रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि अगर ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे जा रहा है, दोनों को ज्वाइन कर ले, लेंथ वेक्टर AB, तो इस पर अगर फोर्स निकालेंगे तो इधर पर नेट फोर्स इधर की तरफ इतना आएगा। अब इन सारे फोर्स को ऐड करेंगे, ये सारे फोर्स को अगर वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो इसी के इक्वल फोर्स आएगा। ये जो फोर्स है इस पर इतना ही फोर्स आएगा। तो कैसे कर, तो हमें क्या जरूरत है कि सारे पर छोटे छोटे एलिमेंट पर कैलकुलेट करें, सीधे हम इस पर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। लाइन एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, जो लेंथ होगा वो लेंथ हम लोग इसमें पुट कर देंगे, L के जगह पर लेंथ, इफेक्टिव लेंथ पुट कर देंगे। इसको लेंथ वेक्टर बोला जाता है, ये वाला, ये से B ज्वाइन दोनों एंड का। तो आपको कैसे भी शेप दे दे, ऐसे कुछ भी शेप दे दे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, और इस पर फोर्स हम लोग करंट का डायरेक्शन मान ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सबका एलिमेंट का है जो निकाल के इंटीग्रेट करते रहें और ऐड वेक्टोरियल ऐड करते रहें। तो हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, यहीं पर हम ये कंसेप्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोग का, कि यहाँ पर देखिए अगर इसको ज्वाइन कर देता तो ये वाला लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो ये कितना हो जाता है, √2L। तो इस पर फोर्स लिखा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर की तरफ, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब किधर जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, √2L ILB। अगर IL इंटू √2B लिख देंगे तो यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू आया कि नहीं, दोनों वैल्यू सेम आ गया, दोनों वैल्यू सेम आ रहे, तो उस तरह से कैलकुलेट करें इंडिविजुअली या ऐसे कैलकुलेट करें, आंसर सेम ही आएगा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर आर्बिट्री कोई भी ले लेते हैं आप, इफेक्टिव लेंथ लेना है, किसी तरह का भी शेप हो जाए, ऐसे ऐसे कुछ भी शेप रहे तो फोर्स इतना ही आएगा। सबका वेक्टोरियली फोर्स ऐड करेंगे तब भी होगा, कैसा भी शेप ले ले, ऐसा कुछ भी, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका रिजल्टेंट ऐड करेंगे तो इतना ही होगा वेक्टर, क्योंकि कंपोनेंट कुछ कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट उतना ही आएगा।
अब जैसे यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो बताओ कि इस पर फोर्स कितना हो। अब छोटे छोटे एलिमेंट पर निकाल कर ऐड करते रहे तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी कैलकुलेट करने में। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर दिया है तो ये 2r के इक्वल होगा, और करंट ऐसे जा रहा है तो हमको भी इसमें करंट ऐसे मान लेना। अब डायरेक्शन हमसे कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसे है तो फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ILB होता है तो I तो हो गया, L का वैल्यू 2r है इंटू बी, तो 2IRB, ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंपल सा कंसेप्ट। यहाँ भी आ जाता है। अब यहाँ पर देखें सब पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इधर की तरफ F आएगा, इधर की तरफ भी F आएगा, क्योंकि स्क्वायर है F आएगा। अब सारे फोर्स क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सबका वैल्यू ILB के इक्वल हो जाएगा। अब सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्लोज लूप को रखेंगे, क्लोज लूप करंट कैरिंग वायर होना चाहिए, क्लोज लूप को रखेंगे तो उस पर फोर्स नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं नॉन आंसर हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स जीरो हो जाएगा। कोई भी अगर कोई किसी भी लूप, ऐसा सर्कुलर हो सकता है, कैसा भी लूप हो सकता है। यहाँ पर जैसे देखें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, ऐसे हमें कैलकुलेट करना है, रेडियस दिया है तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, √2r, √2r के हो जाए, करंट ऐसे मान सकते हैं, दोनों एंड को ज्वाइन कर दिया। अब फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो इधर आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, इधर की तरफ आ रहा है, इधर फोर्स आ जाएगा। और कितना वैल्यू आ रहा है, √2I इंटू √2RB, I इंटू √2RB, डी ऑप्शन करेक्ट। सिंपल सा है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आंसर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में दे, पहले पॉज करके उसके बाद आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस तरफ हो जाएगा, तो इस पर फोर्स ILB के इक्वल हो जाएगा, नेट फोर्स। ऐसे भी आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे तो इस पर फोर्स इधर की तरफ आएगा, ILB के इक्वल, ILB के इक्वल, इधर की तरफ फोर्स भी आएगा ILB के इक्वल, ILB के इक्वल, तो बच जाएगा ये वाला ILB, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, बच जाएगा ये वाला फोर्स। तो इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट, कोई भी आर्बिट्ररी रूप है, किसी तरह का भी है, यहाँ स्क्वायर ही नहीं, सर्कुलर सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, किसी तरह का भी शेप ले ले तो उस पर फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो होगा, सम जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर एक काम कर सकता है फोर्स। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो स्क्वायर वाला बताया था आपको, इसके ऊपर यहाँ पर ये फोर्स तो, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन क्या कर सकता है ये फोर्स हमारा, इसमें इसको चाहेगा एक्सपेंड करना। मान लो कि ये रॉड है या वायर है, तो अगर इधर की तरफ फोर्स लगेगा तो क्या चाहेगा, इसको एक्सपेंड करना, ऐसे बाहर की तरफ, दोनों पर फोर्स ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसको क्या चाहेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा, एक्सपेंड कर। अगर अंदर की तरफ फोर्स लगा, यही करंट का डायरेक्शन मैं रिवर्स कर देता, करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देता तो फोर्स अंदर की तरफ हो जाता। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, देखिए करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाता, अंदर की तरफ फोर्स हो जाता, तो कंट्रैक्ट कर सकता है। ये फोर्स क्या चाहेगा, ये वाला फोर्स, जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया, तो ये फोर्स चाहेगा कंट्रैक्ट करना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ जा सकता है कि नेट फोर्स क्या होगा, और ये कंट्रैक्ट करेगा कि एक्सपेंड करेगा। तो कोई भी अगर आपको इस लूप होगा तो आपको डायरेक्शन दिखाना है कि आउटवर्ड फोर्स आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के, या इनवर्ट फोर्स होगा, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं सर्कुलर एक करंट कैरिंग का ऐसा लूप ले लिया। अब हमसे पूछा जाए कि एक्सपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, मान ले रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। हमसे पूछा जाए करंट ऐसे जा रहा है, बताओ कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, किसी भी लूप का, करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो जीरो होगा। अब ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अब यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लें तो इस पर करंट अगर हम लोग अप्लाई DL फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, हमारा वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो सारे एलिमेंट पर लगाएंगे, छोटे छोटे एलिमेंट पर, सारे पर फोर्स किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो ये वाला वायर क्या चाहेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा, इसको एक्सपेंड कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। अब अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता तो इसको कंट्रैक्ट करने की कोशिश करता। तो ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कंसेप्ट पूछा जा सकता है कि कंट्रैक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कोई भी लूप है तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट 0 होगा। लेकिन नेट फोर्स तो नेट माल जैसे बैलून होता है, चारों तरफ से फोर्स सेम लगा रहे हैं, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स तो 0 होगा, लेकिन शेप तो चेंज कर सकता है, स्ट्रेंथ तो क्रिएट कर सकता है कि नहीं। यहाँ पर भी देखिए एक क्वेश्चन अब से पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो इस पर फोर्स इधर की तरफ आएगा, इस पर फोर्स इधर की तरफ आएगा, तो दोनों सम क्या होगा, सेम होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लें। अच्छा, किसी भी लूप में फोर्स तो 0 हो सकता है, फोर्स 0 होगा और एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि करंट कैरिंग लूप को अगर किसी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या कर सकता है, उसको घुमा सकता है। कैसे सर? अब देखो यहाँ 90 डिग्री पर रखा गया है तो आप देखोगे कि फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है, देखें तो फोर्स ऐसे आ रहा है, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स ऑन लूप तो 0 है, लेकिन इस पर टॉर्क लग सकता है अगर थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफ्लेक्ट कर दे। यहाँ 90 डिग्री पर नहीं रखे, थोड़ा सा एंगल पर रखे तो देखिए आप, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग को दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर नहीं है, वो जो लूप है वो 90 डिग्री पर नहीं है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया है, डिफ्लेक्ट हो गया, तो इस पर क्या होगा, एक टॉर्क लग सकता है, टॉर्क लगेगा, क्योंकि इस पर जो फोर्स होगा, अब फोर्स जो होगा इस पर तो ऊपर लगेगा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा और इस पर जो फोर्स है इधर की तरफ लगेगा, ऐसे 90 डिग्री है, तो ये वाला फोर्स क्या चाहेगा, इस एक्सिस के अबाउट घुमा देगा, ये वाला फोर्स ये इधर घुमाना चाहेगा और ये वाला इधर घुमाना चाहेगा, है ना, ऐसे इस पोजीशन में लाना चाहेगा जो डॉटेड लाइन है, तो इसको टॉर्क क्रिएट कर सकता है, घुमा सकता है इसको मैग्नेटिक फील्ड में। नेट फोर्स अभी भी 0 है, इसका सम और इसका कैंसिल हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, रिजिड बॉडी पर नेट फोर्स अभी भी 0 है, लेकिन घुमा सकता है। जैसे सीसॉ में होता है कि अगर सीसॉ में ऐसे मान लो कि यहाँ पर एक कोई पर्सन बैठा है, यहाँ पर भी एक पर्सन बैठा है, यहाँ पर हिंज लगा, तो वो ये हिंज का जो फोर्स है इन दोनों को बैलेंस तो कर सकता है, लेकिन ये घुमा तो सकता है, इस मास जो है इसको घुमा सकता है इस पॉइंट के अबाउट, हिंज के अबाउट। नेट फोर्स 0 है लेकिन घुमा सकता है, तो इससे क्या हमको आइडिया लगता है कि ये जो नेट फोर्स है इसको टॉर्क तो नेट फोर्स तो 0 है लेकिन घुमा सकता है लूप में। इसी कंसेप्ट पर तो हमारा जनरेटर वर्क करता है। यहाँ पर आपको देखें, मैं दिखाता हूँ आप लोग को कैसे इसमें, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है, लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा गया है, देख रहे हैं थीटा एंगल पर रखा गया, तो यहाँ पर देखें तो फोर्स अगर इस पर मान ले रहा हूँ करंट यहाँ अंदर बोर्ड जा रहा है, इधर की तरफ करंट जा रहा है, इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है ऐसे, तो फोर्स किधर आएगा, ऊपर। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फोर्स ऊपर आएगा, जब फोर्स ऊपर आ रहा है तो, और इस पर फोर्स किधर जाएगा, नीचे। तो देखिए इधर वाला जो अपोजिट वाला इस पर जो है ये तो इधर की तरफ लगेगा और उस पर उधर की तरफ लगेगा, कैंसिल कर देगा, लेकिन ये वाला जो फोर्स है, ये वाला एक कपल जो है फोर्स जो है घुमाना चाह रहा है, इसको घुमाना चाह रहा है। तो इसी कंसेप्ट पर हमारा जनरेटर भी वर्क करता है। इधर से हम लोग करंट मोटर काम करता है, इधर से करंट सप्लाई करते हैं और इस पर लूप पर फोर्स लगता है जो घुमाता है इसको, और इससे अगर मान लो हम लोग ब्लेड फैन कनेक्ट कर दे तो उसको घुमाता रहेगा, करंट इधर से हम लोग सप्लाई करते रहेंगे तो इस पर फोर्स घुमाता रहेगा। बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसको हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं, जो रिजिडली इससे कनेक्टेड नहीं होता है, ऐसे घूमते रहता है इस एक्सिस पर, ठीक है। अच्छा, अब आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। आज के